हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ का एक और मॉक टेस्ट। ये सारे क्वेश्चन आपके पवन पब्लिकेशन और ठाकुर पब्लिकेशन बुक के होने वाले हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखे हैं, कुछ इसमें से जो दो पिछले साल पूछे गए हैं और कुछ जो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन सारे बुक के हैं। तो आपको अंत तक इस क्लास को देखना है, सारे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का जो आयतन है वो 13.824 मीटर क्यूब है। तो गड्ढे की गहराई आपको ज्ञात करना है। गड्ढा कैसा है? तो घनाकार। घनाकार का मतलब घन के आकार का वो है गड्ढा। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि गड्ढा कैसा होगा, कुछ इस तरीके से घन आपका बनता है। भाई घन का मतलब क्या होता है? जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ बराबर होती है, वही ना घन होता है। तो कुछ इस तरीके का मैं आपके सामने मान लेता हूं कि गड्ढा वो रहा होगा। अब इस गड्ढे का जो कंपोस्ट का जो आयतन है वो 13.824 मीटर क्यूब है। तो गड्ढे की गहराई बताना है। सबसे पहले आप बताओ कि गड्ढे का आयतन, यानी अगर मैं बात करूं कि गड्ढे का आयतन होगा क्या, आप हमें बताओ। गड्ढे का जो आयतन है वो होता क्या है? भाई गड्ढा जैसा होगा उस वही फार्मूला लगेगा। गड्ढा है घनाकार, तो घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब, यानी भुजा का क्यूब होता है। यानी मैं आपसे कह दूं कि जो ये ए क्यूब है ये किसके बराबर है? तो यही बराबर होगा 13.824 के, यही ना बराबर होगा। अब आप देखो क्यूब उधर जाएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा, यानी मैं कह दूं क्यूब रूट ऑफ 13.824। अब इसका क्यूब रूट आप निकाल लो तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कैसे क्यूब रूट निकालें? तो मैंने आपको वर्ग वर्गमूल घन घनमूल वाली क्लास में पढ़ाया है कि इस तरीके के क्वेश्चनों में इसके नीचे आप मानो बटे एक। भाई बटे एक आपने मान लिया, आप पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3। भाई 8 1 और 2 और 4 3, यानी 3 डिजिट हैं, तो आप 3 जीरो लगा लो। यानी ये बेसिकली आपके सामने कुछ इस तरीके का अब क्वेश्चन बन गया कि क्यूब रूट ऑफ 13,824 और डिवाइडेड बाई 1000। अब 13,824 के आपको और 1000 के गुणनखंड करने हैं। 1000 के तो आप कर लोगे 10 इंटू 10 इंटू 10, लेकिन इसका नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको इसके फैक्टर कर लेने हैं। जैसे मैं 13,824 को काटता हूँ तो मैंने बताया भाई किस तरीके से डिवाइड करते हैं। लास्ट में क्या है? एक सम संख्या, तो 2 से काटो, यानी 2 छंग 12, 2 नवा 18, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 6,912 आ गया। भाई इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 6,912। फिर 2 से काटो तो 2 तिया 6 हो गया, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। जब तक लास्ट में आपका यहाँ एक सम नंबर आएगा तब तक आप इसको 2 से काटते रहोगे, ठीक है ना। तो ये हो गया 1728। फिर 2 से काटेंगे 8 बार, 6 बार और 4 बार। अगेन 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 4 बार, 3 बार और कितनी बार भाई? 2 बार। फिर 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 छंग 12। अब 216 आपको पता है किसका है? 6 का है। तो आप 6 से काटो 36 टाइम में, फिर 6 से काटो 6 टाइम्स में और 6 से काटो 1 टाइम्स में। तो देखो यहाँ पर आ गया ना, यानी मैं कह सकता हूँ ये एक 2 का भाई त्रिक बन गया, एक ये 2 का त्रिक बन गया, एक ये 6 का त्रिक बन गया। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा कि जो हमारा ये ऊपर लिखा हुआ है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार? तो 2 मैं लिखूंगा 3 बार, क्योंकि 2 देखो आया है 3 बार। फिर 2 कितनी बार आया है? 3 बार। तो ये मैंने 2 को फिर से 3 बार लिख लिया। फिर 6 आया है कितनी बार? तो 6 भी आया है आपका 3 बार। तो हमने 6 को भी कितनी बार लिख लिया? 3 बार लिख लिया। उसके बाद अपॉन में नीचे 1000 को मैं क्या कह सकता हूँ? 10 इंटू 10 इंटू 10 कह सकता हूँ, और ये क्यूब रूट का यहाँ पर सिंबल लग गया। अब आप बताओ इससे एक एक बाहर आ जाएगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 बाहर आ गया, और नीचे अपॉन में कितना बचा? 10 बचा। भाई ये वाला एक 2 बाहर आएगा, एक ये वाला 2 बाहर आएगा और एक 6 बाहर आएगा। ये 3 नहीं, माफी चाहते हैं, 6 है। तो इसको जब इंटू कराओगे 6 दूनी 12 और 12 दूना कितना हो गया? 24 हो गया। 24 अपॉन 10, 24 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा?
2.4 आ जाएगा, 2.4। ये 2.4 क्या आया है, ए की वैल्यू आया है। ए ही क्या होता है, ए ही क्यूब की साइड होती है। तो चाहे क्यूब की आप लंबाई मेजर कर लो भाई लेंथ, चाहे क्यूब की ब्रेथ मेजर कर लो चौड़ाई, चाहे क्यूब की हाइट मेजर कर लो ऊंचाई, तीनों बराबर होता है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी पूछता हमारा आंसर आता 2.4 और यही क्वेश्चन का राइट आंसर है। कितना आंसर आ जाएगा भाई, 2.4 एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया भी होगा। ठीक है ना, समझ गए हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन और उसको लगाने की कोशिश कीजिए। प्रश्न संख्या 2 वो आपका प्रायिकता से क्वेश्चन है, तो थोड़ा प्रायिकता की बात को मैं आपको समझा देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। इससे पहले मैंने प्रोबेबिलिटी की एक कंप्लीट क्लास चैनल पे पढ़ी है, देख लोगे तो सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि जो प्रायिकता है, प्रायिकता वो होता क्या है, यानी मैं आपको हूँ प्रोबेबिलिटी क्या होता। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है घटना, ऊपर लिखना होता है कि घटना कितनी बार घटित हुई है, और अपॉन में नीचे लिखना होता है टोटल एक्सपेरिमेंट, यानी फेवरेबल अपॉन टोटल एक्सपेरिमेंट होता है, यानी कुल घटना, यानी ऊपर कितनी घटनाएं आप घटित कर रहे हो और नीचे होता है कुल घटना, ये कुल घटना। अब जैसे मैं आपके सामने बात करता हूँ इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक पासे को उछाला जाए, कोई पासा है डाइस लूडो वाला, उसको उछाला जाता है तो हमेशा 1, 3, 5 1, 3 और 5 आने की संभावना क्या होगी। अच्छा एक बात बताओ, जो पासा उछाला जाता है उसमें क्या क्या आ सकता है भाई। पासा आप सभी देखे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसके सिवा एक और डिजिट कोई होती है क्या पासे में, आप बताओ। या तो 1 आएगा, 2, 3, 6, इनमें से कुछ भी आ सकता है। अब आपसे कहा गया है कि केवल 1, 3, 5 आने की प्रोबेबिलिटी, तो बताओ 1, 3, 5, यानी मैं कहूँ 1, 3, 5, इसकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1, 2, 3, यानी मैं कहूँ घटना कितनी घटित हो रही हैं, तो 3 घटनाएं घटित हो रही ना, 1, 2 और 3, और टोटल कितनी घटनाएं हो सकती हैं, तो या तो 1 आ सकता है, या तो 2, या तो 3, या फिर 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। तो टोटल 6 घटनाएं घटित हो सकती हैं, यानी 3/6 का मतलब काटोगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 हो जाएगी, 1/2 हो जाएगा। कभी कभी इसको परसेंटेज में भी पूछता है, तो 100 से इंटू करा दोगे तो 50% आ जाएगा इसकी प्रतिशत में, ठीक है ना, 50% आ जाएगा। तो ये फार्मूला आप याद रखो कि फेवरेबल, इंग्लिश में वही फार्मूला होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल एक्सपेरिमेंट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 को लगाने की कोशिश करना है। प्रश्न संख्या 3 ये कह रहा है कि 2025 का वर्गमूल आपको भाग विधि से निकालना है, डिवाइड मेथड से निकालना है। भाग विधि कैसे यूज करते हैं, तो हमने आपको कई बार बताया है कि जिस मेथड का यूज करने के लिए कहा जाएगा उसी मेथड का यूज करना है, अदरवाइज फिर एग्जाम में नंबर जो है वो कट जाते हैं। ठीक है ना, ये मत समझना कि आपको ये नहीं आती तो वो लगा दो, नहीं फिर कट जाएंगे नंबर। तो इस तरीके के क्वेश्चनों में हम पीछे से 2-2 के पेयर बनाते हैं और सॉल्व कहाँ से करते हैं, आगे से करते हैं। तो सबसे पहले 20 या तो किसी का स्क्वायर 20 हो या इससे छोटा नंबर जिसका स्क्वायर होता हो वो लेना है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे सर 16 होता है। मैं कहूँ 5 का स्क्वायर किस में होता है, तो कहोगे 25 होता है। यानी 20 तो कहीं में आता नहीं है, लेकिन ये कन्फर्म है कि 16 25 के 20 में 20 आएगा। तो यहाँ किसका लें, 4 का या 5 का, तो आपको याद रखना हमेशा छोटा वाला लिया जाता है, बड़ा नहीं लिया जाता। यानी 4 और इंटू 4 कितना हो गया, वो हो गया 16 हो गया। इसी 4 को उठा के यहाँ पर हम लोगों को ऐड कर देना होता है, तो 4 4 हो गया आपका 8, 20 में से 16 जाएगा, बच गया 4, और अब पूरा का पूरा पेयर उतारना है 25 यानी कि 25। अब 5 कब आ सकता है,
5 हमेशा दोस्तों 5 इंटू 5 में आएगा। तो मुझे एकदम श्योर है कि यहाँ मैं 5 लिखूं और 5 से ही इंटू कराऊं तो ये 425 आ जाएगा। 5 पंजे 25, 8 पंज 40 और 2 कितना हो गया 42 हो गया। इसी 5 को मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा तो ये 85 5 कितना हो जाएगा 90 और ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, यहाँ 0 बच जाएगा। यानी मैं बात करूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा तो 45 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 45 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 45 इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन ये भी और ये भी, जो एज और स्टूडेंट वाला है। तो आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से लगाकर ही एग्जाम हॉल में जाना है, ठीक है ना। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट अगले पे मूव करेंगे। प्रश्न संख्या 4 को जरा समझिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 और उसको लगाने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में बता देता हूँ। क्वेश्चन कहा गया था कि 24 विद्यार्थियों की जो उम्र है, उम्र के आंकड़े हैं वो इस तरीके से टेबल में दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है कि इनकी माध्यिका क्या होगी। देखो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा आपके पेपर में सबसे बड़ा कोई क्वेश्चन आएगा, सबसे ज़्यादा नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो इसी चैप्टर से आएगा, तो इसको आपको याद रखना है। तो अगर मैं बात करूं कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको 3 टेबल बनानी पड़ती हैं। सबसे पहले 2 टेबल तो आपको दी गई होती हैं, ये मैंने पहली बना ली। देखो भाई 2 तो आपको दी गई होंगी और तीसरी आपको स्वयं से बनानी पड़ेगी। वो कौन सी होती है अभी मैं आपको बताता हूँ। जस्ट बस मैं थोड़ा सा टेबल बना लेता हूँ। तो जो पहले खाने में आता है जो दिया गया, पहले खाने में एज का मतलब होता है उम्र आपको दी गई है। दूसरे खाने में आपको विद्यार्थी दिए गए हैं तो मैं विद्यार्थी लिख लेता हूँ। और तीसरे में आपको अपने आप से लिखना पड़ता है जिसको बोलते हैं संचयी बारंबारता, है ना। ये संचयी बारंबारता है। अब मैं बात करूं कि 12 13 14 15 16 इन 5 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं किसी स्कूल में। यानी कोई है 12 का, कोई है 13 का, कोई है 14 का, कोई है 15 का, कोई है 16 का। बस इस 5 कैटेगरी के स्टूडेंट जो हैं वो एक क्लास में है ना। तो अब हमें इसकी क्या बतानी है, माध्यिका बतानी है। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, इनके स्टूडेंट। यानी 12 साल के कितने स्टूडेंट हैं, वो 4 हैं, 13 साल के 5 हैं, 14 साल के भी 4 हैं, 15 साल के 6 हैं और 16 साल के 5 हैं। यानी मैं बात करूं विद्यार्थियों की संख्या की, वो है 4 5 4, यानी 4 5 4 हो गया। उसके बाद 6 और 5 हो गया, ये 6 और 5 हो गया। अब आपको संचयी बारंबारता कैसे लिखनी है ध्यान से देखना। पहली नंबर को एज इट इज आपको यहाँ पर लिख देना है, फिर इस नंबर को इसमें ऐड करना है। 5 और 4 कितना हो गया 9, इस नंबर को इसमें ऐड करना है। 9 4 कितना हो गया 13, इस नंबर को इसमें ऐड करना है। 13 6 कितना हो गया 19 हो गया, इस नंबर को इसमें ऐड करना है। 19 5 कितना हो गया 24 हो गया। यानी मैं आपसे बात करूं कि n बराबर, देखो अब यहाँ पर आप ऐड करोगे, जब इनको ऐड करोगे तो n की वैल्यू आएगी, n बराबर आएगा 24। अब ये मैंने कैसे 24 लिख दिया, मैंने ऐड तो किया नहीं। तो जो संचयी बारंबारता का लास्ट का डिजिट होता है वही इनका जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका सम वही आएगा। जो संचयी बारंबारता का लास्ट डिजिट होगा वो बारंबारता का सम ही आएगा। आप इसको ऐड करोगे 5 4 9 4 13 6 19 5 24, तो n क्या आ गया 24। और 24 क्या है, 24 एक सम संख्या है। भाई मैंने दोनों फार्मूले आपको बताए थे इससे पहले की क्लास में। जब सम संख्या होती है तो माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, मीडियन क्या होता है, कोई बता सकता है भाई। हाँ तो सही भाई, जिन्होंने बता रखा है वो बिल्कुल सही है। मीडियन होता है सर 1/2, उसके बाद होता है nवां पद 1/2 और ये होता है n/2वां पद, n/2वां पद और प्लस में n/2 प्लस के 1वां पद। ये इस तरीके का फार्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपसे कहता हूं कि 1/2 यहाँ पर n कितना आया है 24, तो 24/2 ये इतना पद हो जाएगा, है ना। प्लस में
24/2 और प्लस में क्या हो जाएगा 1, वहाँ पद हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो कि 1/2, 24 को 2 से काटोगे तो यह आएगा 12वां पद भैया, 12वां पद, प्लस 2 से 24 को काटोगे 12, 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13वां पद आ जाएगा। अब यही जनरली बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, जल्दबाजी में करते हैं। 12 और 13 को ऐड करके आपको नहीं लिखना, आपको यहाँ पर 12वां पद और 13वां पद लिखना है, टर्म लिखना है। अब 12वां पद और 13वां पद आएगा किसमें, तो हमने जो संचयी बारंबारता बनाई है वो हमारी वर्क करेगी। यानी मैं आपसे कह दूं कि 13 वाली संचयी बारंबारता वाले में भाई 12वां टर्म भी आएगा, 13वां टर्म भी आएगा। तो 13 वाले में क्या है 14, यानी 12वां टर्म भी 14 होगा और 13वां टर्म भी 14 होगा। यानी आंसर अब आपके सामने आएगा कि 1/2 और ये 14 प्लस के क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ये 1/2 और 14 प्लस 14 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, मीडियन आ जाएगी 14, एकदम से राइट आंसर आ जाएगा। मीडियन कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को लगाना था और इसी तरीके से क्वेश्चन लगेगा। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम हॉल में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा पूरे 2 नंबर का। तो आप समझ सकते हो 25 में 2 नंबर पूरे के पूरे 8% का रोल अदा करते हैं। आपके पेपर का पूरा 8% वेटेज यही क्वेश्चन ने ले रखा है, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। आओ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको जरा लगाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 5 नंबर क्वेश्चन है तो सारे बुक के, लेकिन ये 5 नंबर क्वेश्चन ऐसा आ नहीं सकता है, क्योंकि आ भी सकता है भाई ना, बुक में दिया गया तो आ भी सकता, बट मैं फिर भी आपको कराता हूँ ताकि बाय द वे अगर आ गया तो आपको आपका अप्रोच क्या रहेगा वो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 1 माइनस के कॉस थीटा, 1 माइनस में कॉस थीटा और अपॉन में है 1 प्लस में कॉस थीटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इन क्वेश्चनों में क्या करोगे, परिमेयकरण करोगे। परिमेयकरण को आपको पता है भाई क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं। ये सर होता क्या है, नीचे वाली टर्म को पकड़ो, नीचे वाली टर्म क्या है आप कहोगे 1, उसके बाद प्लस में कॉस थीटा, प्लस, बस यही याद रखना, प्लस से नहीं कराना है। नीचे जो सिंबल होगा उसके अपोजिट सिंबल से कराओगे, प्लस है तो माइनस से, माइनस है तो प्लस से, और जो नीचे कराओगे वही ऊपर भी हो जाएगा। यानी 1 माइनस में कॉस थीटा, ऊपर से भी इंटू हो जाएगा 1 माइनस में कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर, है ना। अब देखो ऊपर आपका क्या लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा। मैं आपसे कह दूं a इंटू ए लिखा है तो इसका मतलब a स्क्वायर ही तो हो जाएगा। मैं कह दूं a प्लस बी लिखा है और a माइनस बी लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। ये टर्म अभी नीचे लग जाएगी, ठीक है ना। और अपॉन नीचे क्या आएगा, तो नीचे देखो प्लस में वही चीज एक बार है और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये कुछ इस तरीके से नहीं हो जाएगा भाई, कुछ इस तरीके से नहीं हो जाएगा कि 1 का स्क्वायर माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझते जाना, इजी है ना। अब आप देखो इसको ऊपर खोल लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को खोल लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, या अभी मत खोलो क्योंकि अभी उसको हम शॉर्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का हम होल स्क्वायर कर दें और अपॉन में नीचे हमारा क्या 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसको मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। सर मैंने कैसे लिखा, तो मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, फिर से नोट कर लेना, नहीं नोट है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर भेजोगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। अब आपको पता है रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी ये बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में बचेगा साइन थीटा। ये स्क्वायर हट गया क्योंकि रूट ने स्क्वायर को काट दिया। अब ये जो ऊपर लिखा है हम इसको अलग अलग भी तो लिख सकते हैं, 1 अपॉन में साइन थीटा और माइनस हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये भी मैं लिख सकता हूँ। अब 1 माइनस के साइन थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा को साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, आप कहोगे कॉसेक थीटा होता है, माइनस
कॉस बटे साइन किसके बराबर होता है? साइन बटे कॉस tan के बराबर, तो कॉस बटे साइन किसके बराबर? कॉट थीटा के बराबर। और ये क्वेश्चन का आंसर है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इस प्रश्न का जवाब है केवल 3 ही समीकरण है, ये सर्व समीकरण है जो आपको याद करना है। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे और इसी को आपको लगा के पेपर में जाना है, ठीक है ना? क्लियर भाई? चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और उसको लगाने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। प्रश्न संख्या 6, जरा ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन। फिगर बना है और कहा गया निम्न चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको बताना है, निम्न फिगर का एरिया बताना है। उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताओ कि ये कैसा चतुर्भुज यानी किस टाइप का चतुर्भुज है। यही एक टाइप आपके पेपर में है ये, और एक है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज। तो आप बता सकते हो ये कौन सा फिगर है? कहोगे जी बिल्कुल ये समलंब चतुर्भुज है, इसको सॉल्व करेंगे। तो समलंब चतुर्भुज है भाई, हमें पता है समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का अगर मैं एरिया की बात करूं, क्षेत्रफल की बात करूं, 1/2 b1 प्लस में b2 और इंटू क्या होता? हाइट। b1 b2 होता समांतर भुजाओं का योग। अब आप देखो समांतर भुजा किसके? ये इसके समांतर नहीं हो, ये इसके समांतर है, बिल्कुल है। लेकिन इसमें ये साइड नहीं पता है, डी और ई नहीं पता, क्योंकि पूरी साइड लेंगे ना तो डी ई को कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। अगर ये 12 है तो ये 12 होगी, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। ये 12, ये 13, तो ये कितना आएगी? यहाँ देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और जहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनता है वहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगती है। यानी मैं कहूँ यहाँ से कि जो हम यहाँ से ऐसे पहले निकाल लेते हैं कि AD का स्क्वायर, यानी AD का स्क्वायर बराबर होगा AE प्लस DE के स्क्वायर के, AE का स्क्वायर प्लस में DE के स्क्वायर के। अब यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो, AD कितना है? 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। AE कितना है? 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। और DE हमें पता नहीं है तो हमने कहा DE का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस हो जाएगा DE का स्क्वायर। अब ये 144 इधर जाएगा माइनस में, 169 माइनस 144 बराबर होगा DE के स्क्वायर के। 169 से 144 जाएगा, बचेगा 25, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट में, यानी DE बराबर हो गया √25। √25 का मतलब 5, यानी ये जो लाइन इतनी से इतनी आ गई, कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब आपसे मैं पूछूं ये पूरी लाइन कितनी हो गई? यहाँ से यहाँ तक ये 30 थी, ये 5, तो टोटल हो गई 35। बस यहीं आपको रख देना है, आंसर आ जाएगा। देखो 1/2 b1 पर पहले कोई एक रख दो, मैंने कहा 30, प्लस में b2 रख दो 30, और 5 कितना हो गया? 35, इंटू हाइट, ऊंचाई कितनी है? 12, तो ऊंचाई रख दिया 12। 2 से काट दो 6 बार में और इसको सॉल्व कर लो। 30 30 कितना हो गया? 60, 5 65, इंटू के 6, 6 पंचे 30, 6 4 के 36, 36 37 38 39, यानी 390 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 390 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही जवाब होगा, नोट कर सकते हो। 390 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात ना भाई? यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है ना? चलें फिर आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। कह रहा 3 संख्याओं में पहली और दूसरी का योग 24, दूसरी और तीसरी का योग 30 तथा तीसरी और पहली का योग 26 है, तो सबसे छोटी संख्या आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे? कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं, तो तीनों संख्याओं को आप मान लो कि माना संख्याएं जो हैं, माना तीनों संख्याओं को आप कुछ भी मान लो, रैंडम कुछ भी मान लो। तीनों संख्याएं जो हैं वो मैं मान लेता हूं कि x, y और z हैं। आप a, b, c भी मान सकते हो, m, n, o भी मान सकते हो, जिसमें से मैं कहता हूं कि ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। ठीक है ना? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको ये याद रखना। कहा पहली और दूसरी का योग, यानी अगर मैं फर्स्ट कंडीशन कहूँ तो पहली दूसरी होगी x प्लस वाई, इसका योग कितना है? तो 24 है। देखो पहली और दूसरी का योग,
पहली दूसरी, योग का मतलब प्लस कितना है 24। फिर कह रहा दूसरी और तीसरी, दूसरी तीसरी मतलब y प्लस जेड, वाई प्लस जेड, इसका योग कितना है, तो इसका योग दिया गया है 30, तो मैंने इसको 30 मान लिया। फिर कह रहा तीसरी और पहली का योग यानी जेड प्लस में एक्स का जो योग है वो कितना है 26 है। अब यहाँ होगा क्या, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर यानी समीकरण नंबर 3 मान लो। आप तीनों समीकरणों को जोड़ लो, इन तीनों को जोड़ लो, तो इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा भाई, आप कहोगे x प्लस में y प्लस में y प्लस में z प्लस में z प्लस में x बराबर 24। 24 कितना हो गया भाई, 24 और 26, माफी चाहते हैं ये 26 है, ठीक है ना। 24 और 26 50, 50 और 30 कितना हो गया, 80 हो गया, है ना। और यहाँ देखो आप 1x और 1x 2x, तो मैं लिखूंगा 2x, और 1y और 1y मिलकर 2y, फिर मैं z और z मिलकर लिखूंगा 2z बराबर कितना हो गया, 80 हो गया। अब इन तीनों में देखो क्या कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा, तो 2 कॉमन ले लो। जब 2 कॉमन लोगे तो ये मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 80। अब 2 जाएगा उधर डिवाइड में, तो मैं कह सकता हूँ कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना आएगा, 80 अपॉन में 2 आएगा। जब इसको काट दोगे तो 40 आपके सामने आ जाएगा। यानी क्वेश्चन ये हो गया कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया गया है, 40 दिया। अब आपको तीनों संख्याएं पता करनी है, तो यहाँ पर देखो आपके सामने सब कुछ है। अगर x प्लस वाई के स्थान पर आप 24 रख दो, x प्लस वाई के स्थान पर 24 रख दो तो z का मान पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसमें x प्लस वाई के स्थान पर 24 रखता हूँ, यानी इसके स्थान पर मैं क्या रखता हूँ 24 प्लस में z बराबर के 40। तो मैं पूछूं z बराबर क्या आएगा, 24 जाएगा उधर डिवाइड में, तो z माइनस में, तो 40 माइनस के 24 यानी z बराबर कितना आ गया, तो 24 से 40 जाएगा, 24 6 30 10 40, यानी z की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई है। z की वैल्यू 16 आ गई। अब दोबारा से आप इसी चीज को लिखो कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना था, वो 40 था। अब आपने x प्लस वाई रखा था, इस बार y प्लस जेड रख दो, y प्लस जेड आप 30 रख दो, तो आपको क्या मिलेगा, x का मान पता चल जाएगा। तो y प्लस जेड के स्थान पर 30 रखना है, तो x प्लस के 30 बराबर कितना हो जाएगा, 40। जब x बात करूंगा 30 जाएगा माइनस में, 40 माइनस 30 यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 10 आ जाएगी। x कितना आ गया, 10 आ गया। अब अगेन आप एक बार फिर से इसी चीज को लिखो, x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया गया था, 40 दिया गया था, और इस तीसरी चीज को z प्लस x आप रख दो 26, तो आपको वहां पर क्या मिलेगा, y की वैल्यू मिलेगी। तो मैं x प्लस जेड के स्थान पर क्या रखता हूँ 26, तो y प्लस के 26 बराबर के 40, तो 26 उधर जाएगा माइनस में, यानी y बराबर आ गया 40 माइनस के 26, तो y बराबर कितना आएगा, 26 4 30 10 40 14 आ गया है। यानी x आया है 10, y आया है 14 और z कितना आया है 16। तो अतः सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या आप बता सकते हो वो होगी 10। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, वो 10 हो जाएगी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 10 हो जाएगी, ठीक है ना। 10 इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चनों में आपको कितने सही हुए आपको बताना है। थोड़ी शॉर्ट वीडियो है, ठीक है ना, फिर भी आप इतने में कितने सही हुए हैं वो आपको बताना है। टोटल 7 क्वेश्चन मैंने कराया है, आपके 7 के 7 सही हुए तो भी बताना है, 7 में 6 सही हुए तो भी बताना है, जितने सही हुए वो आपको बताना है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।